नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में कैबिनेट विस्तार की। दरअसल यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर कई दौर की बैठकें भी हुई, जिसके बाद आखिरकार यूपी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। खास बात यह है कि यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार में मोदी मॉडल की झलक भी देखने को मिल रही है और जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार किया गया है उस लिहाज से इसे बीजेपी की 2022 की चुनावी तैयारी माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। इसमें एक कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्रियों को जगह मिली है। कुल मिलाकर यूपी की सत्ता में 7 नए चेहरों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए इन 7 नए चेहरों से आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जितिन प्रसाद की। ये ब्राह्मण नेता हैं। जून 2021 में कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे। 2004 में शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था। यूपीए सरकार में मंत्री भी ये रह चुके हैं। 2009 में धौरहरा से ये चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद इनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो अचानक से नीचे चलता चला गया। 2014 और 2019 में ये लोकसभा का चुनाव हारे। 2017 में विधानसभा चुनाव हारे थे, उसमें भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरा नाम संगीता बलवंत बिंद, गाजीपुर सदर सीट से ये विधायक हैं, ओबीसी ये नेता हैं। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति को भी जगह मिली है, ओबीसी नेता ये भी हैं। तो और अगर बात की जाए तो ये विधान परिषद के सदस्य हैं। तो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। पलटू राम ये एससी नेता हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर सदर सीट से विधायक हैं। और जिस तरह से ये विस्तार किया गया है उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। छत्रपाल गंगवार ओबीसी नेता ये हैं, बहेड़ी से ये विधायक हैं। और अब जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा नाम दिनेश खटीक, एससी नेता, और यूपी कैबिनेट में पहली बार किसी एससी नेता को मंत्री बनाया गया है। संजीव कुमार गोंड, माफ कीजिएगा, संजीव कुमार गोंड वो एसटी नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। ये पहले नेता हैं, ओबरा सीट से ही विधायक आते हैं। ये पहला नाम है जिन्हें मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, ब्राह्मण नेता ये हैं। हालांकि अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इनकी बेहद ही शानदार रही थी और इन्होंने 2004 और 2009 में चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद अचानक से इनका जो राजनीतिक ग्राफ है, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी लहर चली थी तो कई कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव हारे थे। बड़ा ब्राह्मण चेहरा इनको माना जाता है, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और बड़ी बात यह है कि शाहजहांपुर से ये आते हैं और शाहजहांपुर से बीजेपी के नेता सुरेश खन्ना भी आते हैं। ऐसे में इनको अब कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? अगर चुनाव होते हैं तो क्या ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अगर 2024 की अगर मैं बात करूं अभी से, हालांकि इसको लेकर के बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, तो क्या इन्हें लोकसभा में उतारा जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। धर्मवीर प्रजापति का नाम भी इसमें शामिल है। विधान परिषद के ये सदस्य हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने इन नामों के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है और खासतौर पर सियासी समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि जिन नामों का जिक्र मैं कर रहा हूं, एक आप बुंदेलखंड को छोड़ दीजिए, पूर्वांचल का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की यहां पर कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये वो नाम हैं जिन्हें शामिल किया गया है और इन नामों को जो चुनाव अब होने हैं उस लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मोदी मॉडल कहां से आ गया। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों को तो सुना ही होगा। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि योगी सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। जो कैबिनेट विस्तार हुआ है इसमें भी मोदी मॉडल की झलक देखने को मिल रही है। युवा और नए चेहरों को मौका दिया गया है, साथ ही पिछड़े दलितों की भागीदारी भी देखने को मिली है। जानकारों का मानना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उसके पीछे यूपी के जातीय समीकरण थे और पार्टी को सभी जातियों का साथ मिला था, तभी तो एनडीए ने 325 सीटें जीती थी। आपको बता दें कि 312 के करीब सीटें बीजेपी ने अकेले दम पर जीती थी। उसके अलावा जो सहयोगी थे उनकी सीटें मिलाकर एनडीए ने
325 सीटें जीती थी। अगर यूपी में जातीय समीकरणों को देखें, क्योंकि अगर हम बात कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरणों को लेकर के कर रहे हैं तो ऐसे में यूपी में जातीय समीकरण कैसे हैं उस लिहाज से बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। जातीय समीकरणों को देखें तो करीब 40% ओबीसी हैं, लिहाजा इनका परिणाम पर खासा असर पड़ता है। इसके अलावा दलित करीब 21% हैं, लिहाजा ये भी खास मायने रखते हैं। और बीजेपी ने जिस तरह से कैबिनेट विस्तार किया है उसके बाद ये माना जा रहा है कि इन दो वर्गों को साधने की पूरी तरह से कोशिश की है। जिस तरह से सपा बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो वोट बैंक माना जाता है उसमें सेंध लगाने की कोशिश भी बीजेपी के द्वारा की गई है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जितिन प्रसाद का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अगर बात पिछले विधानसभा चुनावों की करें तो पिछले चुनाव में सभी वर्गों ने बीजेपी का साथ दिया था, इसलिए बीजेपी को किसी को भी नाराज करने का जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है। बीजेपी किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा रही है। यही वजह मानी जा रही है कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने इन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार में पिछड़ा दलित वर्ग के चेहरों को जगह देकर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है और इससे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पहली बार एसटी भी सरकार का हिस्सा बना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितिन प्रसाद के जरिए, जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, ब्राह्मणों को साधने की और बाकी 6 के जरिए एसपी बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से एसपी बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में इसे विपक्षी पार्टियों पर पलटवार माना जा रहा है। साफ है कि जिस तरह से पिछड़ा और दलित वर्ग को जगह दी गई है, उसके बाद यूपी सरकार चुनाव के दौरान अपनी ब्रांडिंग कर सकती है कि पार्टी ने कैबिनेट विस्तार के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखा है। हालांकि बीजेपी की ओर से जो बयान सामने आते हैं उनमें साफ तौर पर कहा जाता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जिस तरह से यूपी में विकास हुआ है उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये विपक्षियों पर, जिस तरह से विपक्ष घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि विपक्ष कई धड़ों में बटा हुआ जरूर है लेकिन टारगेट विपक्ष का एक ही है, बीजेपी को रोकना। और अब जब विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की राह आसान हो रही है और जिस तरह से कैबिनेट विस्तार बीजेपी ने किया है तो ऐसे में बीजेपी को जो विरोधी पार्टियां हैं उन पर हमलावर होने का मौका भी कहीं ना कहीं जरूर मिल गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने वोट बैंक को जोड़ने के साथ बीजेपी पर अन्य जातियों के साथ भेदभाव और अन्याय कराने का आरोप लगाती रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने जितिन प्रसाद को जगह देकर एसपी बीएसपी को करारा जवाब दिया है। लेकिन अब बात जितिन प्रसाद की विस्तार से कर लेते हैं कि क्या जितिन प्रसाद के जरिए बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को साध पाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने की खबरें अभी नहीं आई हैं, बहुत पहले से सामने आ रही थी। दरअसल जब कांग्रेस यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर विचार कर रही थी, आपको बता दें कि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद संगठन में क्या कुछ कमियां हैं उसको लेकर के बड़ी बैठकें चली थी, लंबे दौर की बातें चली थी। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा था तो उसमें कई नाम सामने थे, उसमें जितिन प्रसाद का नाम भी था। लेकिन प्रियंका गांधी ने, आपको याद दिला दें कि जब चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी को यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जितिन प्रसाद को साइडलाइन किया और अजय कुमार लल्लू के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद जितिन प्रसाद पार्टी से नाराज चल रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद को मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, एक बार भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई, जिसके बाद इसी साल उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण वोट बैंक पर उनकी पकड़ कितनी है यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन उनके राजनीतिक ग्राफ को लेकर के जिस तरह से मैंने जिक्र किया, दरअसल पहले तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और यूपीए सरकार में मंत्री रहने के बाद जितिन प्रसाद का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरता नजर आया। 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनका राजनीतिक करियर एकदम से ढलान पर चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद
2017 के विधानसभा चुनाव की बारी भी आई, यहां भी जितिन प्रसाद को हार मिली और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जितिन प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या उनके राजनीतिक ग्राफ में सुधार देखने को मिलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और बीजेपी पार्टी उन्हें कितने मौके देती है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्हें कैबिनेट में जगह देकर के एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें बीजेपी ने इनाम जरूर दे दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जितिन के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्या जितिन प्रसाद के जरिए बीजेपी ब्राह्मणों को साथ पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं अगर छोटी छोटी जातियों की बात करें तो साल 2014 में अति पिछड़ा के साथ छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का बीजेपी का प्रयोग सफल रहा था और बीजेपी उसी राह पर चलती हुई भी नजर आ रही है। पहली बार किसी एसटी नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, ओबरा से विधायक संजीव कुमार गोंड को जगह दी गई है। यूपी कैबिनेट में अब विस्तार के बाद सीएम समेत 24 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार और 27 राज्य मंत्री हो गए हैं। अगर जो सामाजिक भागीदारी है उसके लिहाज से देखें तो 28 अगड़े, 21 पिछड़े, 8 एससी, 1 एसटी और 2 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी कैबिनेट में पूर्वांचल का दबदबा लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बुंदेलखंड को छोड़ दें तो कैबिनेट विस्तार में राज्य के बाकी हिस्सों को भी जगह मिली है। अब यूपी चुनाव में ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, ऐसे में योगी सरकार कैबिनेट विस्तार करके जो है कहीं ना कहीं अपने जो राजनीतिक हित हैं वो साधने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है और सभी वर्गों को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब ऐसे वक्त में कैबिनेट विस्तार हो और विपक्ष पलटवार ना करे, यह भला कैसे हो सकता है। विपक्ष कह रहा है कि यूपी सरकार चुनाव से पहले डर गई है इसलिए कैबिनेट विस्तार किया है, लेकिन यह सरकार के काम नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी मुखौटे मंत्रियों के जरिए अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। सवाल पूछा है कि इतने कम वक्त में ये मंत्री क्या काम करेंगे, इन्हें तो विभाग का बजट भी नहीं मिल पाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे चुनाव से पहले बीजेपी का लॉलीपॉप बता रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा विपक्ष से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन जनता के बीच इस कैबिनेट विस्तार से क्या संदेश जा रहा है, यहां यह जानना बेहद जरूरी है। जनता के मन में क्या है, यह तो चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव से ऐन पहले किए गए कैबिनेट विस्तार से बीजेपी को कितना माइलेज मिल पाता है। साथ ही कई धड़ों में बटा विपक्ष क्या बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जवाब जब चुनाव होंगे, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।